हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में सेकेंड जगत के बारे में स्टडी करेंगे और वह है प्रोटिस्टा। फर्स्ट जगत हमने मोनेरा पढ़ लिया था और मोनेरा के चारों सदस्यों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, फिर यूबैक्टीरिया के बारे में और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब हम इस जो सेकेंड जगत है उस जगत के बारे में अध्ययन करेंगे और वह जगत कौन सा है? जगत प्रोटिस्टा है। ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत है, यह जगत हमने पढ़ लिया था पहले भी। प्रोटिस्टा जगत है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा जगत है उसकी स्थापना सबसे पहले हैकल द्वारा की गई थी। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की थी त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इस जगत की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई? तो आपको क्या ध्यान रखना, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा की गई थी। अब ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत है उसमें किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है। किसको रखा गया है? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया। ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत में किन जीवों को रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, एक यूकैरियोटिक जीव है, उन जीवों को किसमें रखा गया? तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें सम्मिलित जीवों में उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इनमें सम्मिलित जीवों में उत्तक नहीं पाए जाते, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें सम्मिलित जीवों में उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इनमें सम्मिलित जीवों में उत्तक अनुपस्थित होते हैं, उत्तकीय संरचना नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिए, इन जीवों में उत्तक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो इन जीवों में उत्तकों का अभाव होता है, उत्तक नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हमने किस में रखा है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और इन जीवों में उत्तक अनुपस्थित होते हैं, उत्तकों का अभाव होता है, उत्तक नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जीव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ एवं समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जल एवं समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से होते हैं वो जलीय जीव होते हैं। ये मुख्य रूप से कैसे जीव होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, कुछ इसके सदस्य स्थलीय भी हो सकते हैं। मुख्यतः कैसे होते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जलीय जीव होते हैं। तो प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य वो सभी सदस्य किस प्रकार के हैं? तो आपको ध्यान रखना, जलीय जीव होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्राथमिक रूप से किस प्रकार के जीव है? जलीय जीव है। ध्यान दीजिए, कुछ प्रोटिस्टा के सदस्यों में बाहर की ओर सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ प्रोटिस्टा के जीवों में कुछ प्रोटिस्टा के जीवों के बाहर सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। सेलुलोज से बनी सेल वॉल पाई जाती हैं। सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, कुछ प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं, पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कुछ सदस्यों में सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उदाहरण के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन सा रख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आप, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर उपस्थित होती है। एवं आपको ध्यान रखना है, जो डायएटम है उसके अंदर भी उपस्थित होती है। तो डायएटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, इन दोनों के अंदर क्या उपस्थित होती है? तो आपको ध्यान रखना है, सेल वॉल उपस्थित होती है। जबकि कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जबकि कुछ सदस्यों में, कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं।
कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। इनके बाहर प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ऐसे सदस्य कौन कौन से हैं? तो उसमें आप ध्यान दीजिए, यूग्लिनॉइड के सदस्य, जितने भी यूग्लिनॉइड के सदस्य हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है, अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है औपंक कवक, औपंक कवक या जिसे हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, उनमें भी ये जो कोशिका भित्ति होती है वह अनुपस्थित होती है। तथा प्रोटोजोआ के सदस्य जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर भी क्या होती है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड्स एवं औपंक कवक के सदस्य होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन से सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कौन से सदस्यों में अनुपस्थित होती है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, इनमें कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्यों में कसाब एवं कुछ सदस्यों में क्या पाए जाते हैं? पक्षमाप पाए जाते हैं। तो इनमें कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। तो इनमें कसाब भी उपस्थित होते हैं और क्या उपस्थित होते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें पक्षमाप भी उपस्थित होते हैं। तो कसाब एवं पक्षमाप इनके सदस्यों में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये सदस्य है जो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य है, उन सदस्यों में सुविकसित या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। तो इनमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, पाया जाता है। तो इसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, यानी सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। एवं झिल्लियुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये कैसा है? यूकैरियोट्स है। ध्यान दीजिए, यूकैरियोट्स में सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। जबकि मोंद्रा जगत में केंद्रक होता है, उसके बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, केंद्रिका उपस्थित नहीं होती है। जबकि इसमें केंद्रक होगा वह सुस्पष्ट होगा, अर्थात केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, वह दोनों उपस्थित होती है। एवं झिल्लियुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, एवं झिल्लियुक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, झिल्लियुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। झिल्लियुक्त कोशिकांग आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से झिल्लियुक्त कोशिकांग होते हैं? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होता है। झिल्लियुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो झिल्लियुक्त कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे हरित लवक कुछ सदस्यों में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त अंतःपद्रवीय जालिका उपस्थित होती है। तो अंतःपद्रवीय जालिका या ER जो होती है वो उपस्थित होती है, तो अंतःपद्रवीय जालिका उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए, तो इसमें गोल्जी का उपस्थित होता है, गोल्जी का उपस्थित होता है। गोल्जी का के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, इसमें राइबोसोम होता है, वह 80S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है। तो इसमें किस प्रकार का होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इसमें झिल्लियुक्त कोशिकांग होते हैं, वे क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें झिल्लियुक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःपद्रवीय जालिका इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो इसमें एकल एवं दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, यानी प्रोटिस्टा के सदस्य होंगे, वे स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, और आपको ध्यान रखना है विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं। तो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, वे किस प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है स्वपोषी हो सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक वस्तु होते हैं और पादपों के समान ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? पादप सम भी कहा जाता है। तो इसे हम पादप सम कहते हैं, या इसे हम एक और नाम देते हैं होलोफाइट्स भी कहा जाता है। तो होलोफाइट्स के समान भी ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए, तो ये परपोषी भी होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, यानी परपोषी होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, परपोषी प्रकार के भी होते हैं। और परपोषी में भी आप देखेंगे तो ये प्राणियों के समान भी भोजन ग्रहण करते हैं, निगलते हैं भोजन, आहार नाला पाचन करते हैं। तो प्राणी सम कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राणी सम प्रकार का भी भोजन इसमें पाया जाता है।
और पादप प्रकार का भी भोजन इसमें उपस्थित होता है, होलोजोइक प्रकार का भी इसमें पोषण उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य होते हैं वे परजीवी प्रकार के, पैरासाइट्स प्रकार के भी होते हैं, या कैसे होते हैं, मर्तोपजीवी प्रकार के भी होते हैं। तो इनके सदस्य होंगे वे स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या मर्तोपजीवी प्रकार के हो सकते हैं। तो इनके सदस्य परजीवी हो सकते हैं, मर्तोपजीवी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं या स्वपोषी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पोषण किस प्रकार से होता है, कि सदस्यों में पोषण होता है, वो किस प्रकार से होता है, पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं वो हमें ध्यान रखनी है। तो ये प्रोटिस्टा जगत का कौन सा लक्षण हो गया, नेक्स्ट लक्षण। उसके बाद में ध्यान दीजिए इसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो प्रोटिस्टा के सदस्य होंगे उसमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए इसमें अलैंगिक जनन होता है, वह आपको ध्यान रखना उपस्थित होता है, और लैंगिक जनन भी उपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन होता है वो किन किन विधियों के माध्यम से होता है, तो आप ध्यान दीजिए द्विविखंडन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जंतु होगा वो दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों कोशिकाएं पृथक होकर के और अलग जीव के रूप में कार्य करती हैं, तो उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। तो द्विविखंडन के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अमीबा के अंदर भी इस प्रकार का होगा, यूग्लिना के अंदर भी ऐसा होता है, पैरामीशियम के अंदर भी ऐसा होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। तो ये इस प्रकार से द्विविखंडन के द्वारा इसमें जनन होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें जनन होगा वो बहुविखंडन के द्वारा भी होता है। जैसे हम देखेंगे जो इसके कुछ सदस्य होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं, उनमें बहुविखंडन की प्रक्रिया उपस्थित होती है, तो बहुविखंडन के द्वारा भी जनन होता है। एवं कुछ सदस्यों के अंदर बीजाणु का निर्माण भी होता है। इन बीजाणु धानी स्पोर बनेगी, उसके अंदर स्पोर का निर्माण होगा। बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होगा, बीजाणु का। तो बीजाणुओं द्वारा भी इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होगा वह द्विविखंडन, बहुविखंडन एवं बीजाणुओं द्वारा होता है। तो ये तीनों विधियां आपको अलैंगिक जनन की ध्यान रखनी है। और लैंगिक जनन होगा उसमें युग्मक संलयन होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन होगा जिसमें क्या होगा, युग्मक संलयन होता है। तो युग्मक संलयन होगा और युग्मक संलयन होने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज ये या जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर लैंगिक जनन होता है वो किसके माध्यम से होता है, युग्मक संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, प्रोटिस्टा जगत के सामान्य लक्षण। प्रोटिस्टा जगत के सामान्य लक्षण आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस प्रकार के जीवों में उत्तक विकसित नहीं होते हैं। एक कोशिका वैसे भी उत्तक उपस्थित नहीं होगा, सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, तो इसमें उत्तक नहीं होंगे। उन सभी जीवों को किसमें रखा गया है, तो आप क्या ध्यान देंगे, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। इसके सदस्य होते हैं वे मुख्यतः या प्राथमिक रूप से किसके सदस्य होते हैं, जलीय जीव होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा के जीवों के बाहर सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स एवं डायटम्स। जबकि कुछ प्रोटिस्टा में आप कोशिका भित्ति होती है उसका अभाव होता है, अनुपस्थित होती है। उसके उदाहरण आपको देखते हैं जिब्लिनट्स में, औपंग कवक में और प्रोटोजोआ होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फिर इसके बाद में आपके ध्यान दीजिए इसमें कसाब एवं पक्षमा भी पाए जाते हैं। इसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक होगा, उसके बाद के केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्र के अंदर डीएनए उपस्थित होता है, केंद्रिका उपस्थित होता है, और इसमें आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटीन उपस्थित होता है। ये सारी संरचनाएं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर उपस्थित होती हैं, कोशिका में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका होने के कारण से इसका केंद्र कैसा होगा, सुसंगठित होता है। तथा झिल्लियुक्त कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्बोधक जालिका, गोल्जी राइबोसोम इत्यादि उपस्थित होते हैं। ये पोषण के आधार पर स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या मर्तोपजीवी प्रकार के होते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन द्विखंडन, बहुखंडन या बीजाणु द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन होगा युग्मक संलयन के द्वारा होता है। अब इसके सदस्य कौन कौन से कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान दीजिए प्रोटिस्टा जगत को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत को निम्न भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए प्रोटिस्टा जगत को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो आप ध्यान दीजिए निम्न भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत को निम्न भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए कौन कौन से जो भाग है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वह आपको ध्यान रखना है डायएटम, और डायएटम को हम क्या कहते हैं, क्राइसोफाइटा कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइटा के बारे में। सबसे पहले कौन सा वर्ग पढ़ेंगे, क्राइसोफाइटा।
दूसरा वर्ग हम इसमें सदस्य पढ़ेंगे, वह आपको कौन से ध्यान रखते हैं, क्राइसोफाइटा के बाद में डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स है वो सेकंड सदस्य हो जाएंगे। थर्ड आप ध्यान दीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे वह कौन सा, आपको ध्यान रखना है यूग्लिनॉइड। तो थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे वह यूग्लिनॉइड। और फोर्थ आपको ध्यान रखना है औपंक कवक। औपंक कवक इसका सदस्य, ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। औपंक कवक या जिसे हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, तो इस प्रकार से स्लाइम मोल्ड्स या जिसे हम क्या कहेंगे, औपंक कवक कहते हैं, ये फोर्थ सदस्य हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ हम पढ़ेंगे इसका वर्ग, वह आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, प्रोटोजोआ। कौन सा हो जाएगा, प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार से इन फिफ्थ जो है वर्ग है उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इनमें डिटेल से अध्ययन एक एक काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइसोफाइटा के बारे में। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे और वह कौन सा, आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइटा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कौन सा हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, अब ध्यान दीजिए क्राइसोफाइटा के बारे में। तो ध्यान दें क्राइसोफाइटा में यानी इस वर्ग में आप कौन कौन से सदस्यों को शामिल करते हैं। तो इस वर्ग में डाई एटम एवं सुनहरे शैवालों को शामिल किया गया है। डाई एटम एवं किसको शामिल किया गया है, सुनहरे शैवाल को सम्मिलित किया गया है। सुनहरे शैवाल या जिसे हम डेस्मिड कहते हैं उनको शामिल किया गया है। सुनहरे शैवाल या जिसे हम क्या कहेंगे, डेस्मिड को सम्मिलित किया गया है। तो इस वर्ग में डायटम एवं सुनहरे शैवालों को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान दीजिए किन किन को सम्मिलित किया गया है। तो डायटम एवं सुनहरे शैवाल है उसको सम्मिलित किया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, डायटम से सुनहरे शैवाल किसमें शामिल किए गए, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए क्राइसोफाइटा के सदस्य, इनके सदस्य होंगे वे स्वच्छ एवं समुद्री जल, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनके सदस्य स्वच्छ एवं समुद्री दोनों जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ एवं समुद्री दोनों जल में पाए जाते हैं। तो समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और किसमें पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। तो इनके सदस्य होंगे वे आपको ध्यान रखना है समुद्री जल में, और किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो समुद्री एवं स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं वह किसके सदस्य उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइटा के सदस्य उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ में निश्चित रूप से, निष्क्रिय रूप से, जलधारा के साथ में निश्चित रूप से बहते रहते हैं। तो जलधारा के साथ में निष्क्रिय रूप से, निश्चित रूप से बहते रहते हैं। तो जलधारा के साथ में आप ध्यान दीजिए निश्चित रूप से बहते रहते हैं। तो ये जलधारा के साथ में निश्चित रूप से, यहाँ आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जलधारा के साथ में निष्क्रिय रूप से बहते हुए देखे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके सदस्य, क्राइसोफाइटा के सदस्य। ध्यान दीजिए क्राइसोफाइटा के सदस्य होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति होती है, उसमें 2 कपाट पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इनकी कोशिका भित्ति साबूदानी के समान 2 कपाटों से मिलकर बनी होती हैं। किसके समान होती है, साबूदानी के समान 2 कपाटों से मिलकर बनी होती हैं। 2 कपाटों या अर्धांशों से मिलकर के बनी होती है। कितने कपाटों से, तो आप ध्यान दीजिए 2 कपाटों से मिलकर बनी होती है, अर्धांशों से मिलकर बनी होती है।
तो इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वह दो कपाटों से मिलकर के, अर्धांश से मिलकर के बनी हुई होती है। एक कपाट होता है वो दूसरे कपाट को आच्छादित किए हुए रहता है। ध्यान दीजिए, एक कपाट दूसरे कपाट को आच्छादित किए हुए रहता है। एक कपाट दूसरे कपाट को आच्छादित किए हुए रहता है। ध्यान दीजिए, एक कपाट दूसरे कपाट को क्या किए रहता है, आच्छादित किए हुए होता है, किए रहता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें इस प्रकार से होता है, एक ये कपाट इस प्रकार से, ये कपाट भी किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से, ये कपाट भी दूसरा भी किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से, और ये दोनों कपाट एक दूसरे को क्या है, आच्छादित किए हुए कपाट दूसरे कपाट को ढके हुए रहता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम अति आच्छादित या आच्छादित परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार की इसमें कोशिका भित्ति होती है, जिसकी संरचना हमें कैसी दिखाई देती है, साबूदानी के समान, जो साबुन रखते हैं उस ट्रे के समान दिखाई देते हैं, साबूदानी के समान दिखाई देते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज के साथ में अत्यधिक मात्रा में क्या उपस्थित होती है, तो आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज के साथ में अत्यधिक मात्रा में सिलिका उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या उपस्थित होती है, अतिरिक्त रूप से इसमें सेलुलोज के साथ में क्या उपस्थित होती है, अधिक मात्रा में सिलिका उपस्थित होती है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिलिका उपस्थित होने के कारण से कोशिका भित्ति कठोर होती है। सिलिका की उपस्थिति के कारण कोशिका भित्ति कैसी होगी, सिलिका की उपस्थिति के कारण कोशिका भित्ति कैसी होती है, सिलिका की उपस्थिति के कारण कोशिका भित्ति कैसी होती है, ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति अति कठोर होती है। तो इनकी कोशिका भित्ति होगी वह अत्यधिक क्या होती है, कठोर होती हैं। किसके कारण से, सिलिका के कारण से कठोर होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए यह शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं। और नष्ट नहीं होने के कारण से इन डाइएटम्स के वास स्थानों पर, डाइएटम के परिवेश या वास स्थानों पर, परिवेश या इनके जो वास स्थान होते हैं जहां पर ये उपस्थित होते हैं, वास स्थानों पर, परिवेश या वास स्थानों पर अत्यधिक, ये निवास स्थानों पर ये अपने अवशेष छोड़ जाते हैं, अपने अवशेष क्या कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। और अपने अवशेष छोड़ जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, अपने अवशेष अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। और अवशेष उपस्थित होने के कारण से करोड़ों वर्षों के पश्चात में समुद्र के तल में, करोड़ों वर्षों के पश्चात में ये अवशेष क्या करेंगे, तो आपको लगता है करोड़ों वर्षों के पश्चात अवशेष होंगे, वे चट्टान के रूप में जमा हो जाते हैं। और ये चट्टान के रूप में जमा होते हैं, उसे हम डाइएटमी मृदा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइएटमी मृदा कहा जाता है, या इसे हम एक और नाम देते हैं किसलंगर भी कहा जाता है, डाइएटमी मृदा भी कहा जाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखता है डाइटोमाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम किसलंगर या डाइएटमी मृदा या डाइटोमाइट्स के नाम से जानते हैं। ये डाइटोमाइट्स या किसलंगर या डाइटमी मृदा होती है, कणिकीय होने के कारण से, यानी कण में होने के कारण से, या कण में होने के कारण इसका उपयोग है वह आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कण में होने के कारण से इसका उपयोग है वह पोलिस में किया जाता है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाएगा, पोलिस के रूप में किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, पोलिस के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसका उपयोग होता है वह रंग रोगन में भी किया जाता है, और इसका उपयोग होता है वह पोलिस के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। सिरप के निस्यंदन में इसका उपयोग किया जाता है, छानने के रूप में उपयोग किया जाता है, तो निस्यंदन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग पोलिस एवं सिरप के निस्यंदन में भी किया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कण में होते हैं, और कण में होने के कारण से इसका उपयोग है वह किस रूप में किया जाता है, निस्यंदन के रूप में किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पोलिस करने में एवं सिरप तथा तेलों के निस्यंदन में, पोलिस एवं सिरप व तेलों के निस्यंदन में इसका उपयोग किया जाता है। तो तेलों के निस्यंदन में, सिरप के निस्यंदन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, डाइटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, डाइटमी मृदा के बारे में। कुछ अतिरिक्त जानकारियां वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो डाइटम्स होते हैं
इसके अंदर एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर केंद्रकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है, और वो कैसा केंद्रक होता है, द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, और तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, और आपको ध्यान रखना है इसमें क्या उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्लोरोफिल ए और बी के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जंथोफिल उपस्थित होता है, उसमें भी मुख्य रूप से फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है। तो जंथोफिल और जंथोफिल में कौन सा प्रकार उपस्थित होता है, फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है। और आप जानकारी ध्यान रखें तो इसके अंदर संचित भोजन होता है, वह किस रूप में होता है, तो इसके अंदर संचित भोजन होगा वह ल्यूकोसिन के रूप में होता है, या जिसे हम क्राइसोलेमिनेरिन कहते हैं। तो इसके अंदर संचित भोजन होगा वह किस रूप में उपस्थित होता है, ल्यूकोसिन, या जिसे हम क्राइसोलेमिनेरिन कहते हैं। तो ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमिनेरिन तथा फैट के रूप में इसमें संचित भोजन होता है। तो इसमें संचित भोजन होगा वो ल्यूकोसिन एवं क्राइसोलेमिनेरिन के रूप में होता है। इसमें वर्णक कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जंतोफिल उपस्थित होता है। तो ये जो विशेषताएं थी वो आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में थी, क्राइसोफाइटा के बारे में थी, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार क्विक रिवीजन ध्यान दीजिए कि जो क्राइसोफाइटा इस वर्ग के अंतर्गत डायटम, सेमसोनरस, शैवाल, डेस्मिड इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग के सदस्य स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। तो इस प्रकार से जल धारा के साथ में निश्चित रूप से निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति साबूदानी के समान दो कपाटों से मिलकर के बनी होती है, और ये दोनों कपाट एक दूसरे को अति आच्छादित किए हुए रहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है, उसमें सेलुलोज के साथ में अत्यधिक मात्रा में सिलिका उपस्थित होती है। सिलिका उपस्थित होने के कारण से इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है, शीघ्र नष्ट नहीं होती है, और डायटम्स जहां पर रहता है उस परिवेश स्थान पर अत्यधिक मात्रा में इसकी कोशिका भित्ति के अवशेष शेष रह जाते हैं, और ये अवशेष करोड़ों वर्षों के पश्चात में एक चट्टान के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे हम डायटमी मृदा कहते हैं या किस लग रहा डाइटोमाइट्स कहते हैं। और ये जो डायटमी मृदा होती है वह डायटमी मृदा कण में या कणिकीय होने के कारण से जो है पोलिस में तेलों एवं सिरप के निस्यंदन में उपयोग में ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको देखते हैं इसमें एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित है, क्लोरोफिल ए, बी और जंतोफिल यहाँ मुख्य रूप से फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है, और संचित भोजन होता है वो ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमिनेरिन के रूप में उपस्थित होता है। इसके सदस्य हमने पहले ही पढ़ लिए, डायटम एवं सौंदर्य शैवाल से इसके सदस्य है। तो ये इस प्रकार से हमारा एक वर्ग कंप्लीट होता है, वो कौन सा आपको जानना है, क्राइसोफाइटा के बारे में। अब हम जो प्रोटिस्टा जगत है उसका सेकंड वर्ग पढ़ेंगे, और सेकंड वर्ग कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ध्यान दीजिए सेकंड वर्ग के बारे में, और वह कौन सा है आपको ध्यान रखना है, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड वर्ग हम पढ़ लेते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकेंड आपको ध्यान रखना है, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, तो ध्यान दीजिए किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। यानी इसके अंदर इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी होते हैं। तो किस प्रकार के होंगे, मुख्य रूप से समुद्री होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी होते हैं। तो इनके सदस्य होंगे वे समुद्री एवं किस प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी होते हैं। तो इनके अधिकांश सदस्य होंगे वे मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं, तो इनके सदस्य होंगे वे समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा स्वकोषी प्रकार के होते हैं। यानी अपना भोजन होगा वह स्वयं बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें वर्णकों की उपस्थिति के कारण, इसमें मुख्य रूप से जंतोफिल वर्णक के विभिन्न प्रकार उपस्थित होते हैं। वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये वर्णक इसमें उपस्थित होते हैं, और वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये पीले दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, या आपको ध्यान रखना नीले दिखाई देते हैं, अथवा कैसे दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। हरे, पीले, नीले या कैसे दिखाई देते हैं,
लाल दिखाई देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें वर्णकों की उपस्थिति होती है, इसके कारण से ये विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं, पीले दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, नीले अथवा किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये लाल प्रकार के दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए इनकी कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति होगी, वह भित्ति होती है उस भित्ति के बाहर की ओर, भित्ति के बाहर या सतह पर, इनकी कोशिका भित्ति के बाहर की सतह पर सेलुलोज की कठोर पट्टियां पाई जाती हैं। बाहर की सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं या कठोर पट्टियां पाई जाती हैं, सेलुलोज की कठोर पट्टियां पाई जाती हैं। तो इनमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पट्टिकाएं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, यानी इनमें बाहर की ओर कठोर सेलुलोज की क्या पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए इसमें दो कसाब उपस्थित होते हैं, यानी इनके सदस्य डायनोफ्लेजिलेट्स दो कसाब होते हैं। इनके सदस्यों में कितने कसाब होते हैं, तो इनके सदस्यों में दो कसाब पाए जाते हैं। कितने कसाब पाए जाते हैं, दो कसाब पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए एक कसाब होता है वो कैसा होता है, तो शरीर के लंबवत होता है। एक कसाब शरीर के कैसा होता है, लंबवत होता है, लंबाई के अनुरूप होता है। शरीर के कैसा होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक कसाब शरीर के लंबवत होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि दूसरा कसाब होता है, दूसरा कसाब अनुप्रस्थ रूप से सेलुलोज की पट्टिकाओं के मध्य दरार या खांच में उपस्थित होता है। दूसरा कसाब अनुप्रस्थ रूप से सेलुलोज की पट्टिकाओं के मध्य की दरार में उपस्थित होते हैं। सेलुलोज की पट्टिकाओं के मध्य की दरार में उपस्थित होते हैं। सेलुलोज की पट्टिकाओं की दरार में उपस्थित होते हैं, की दरार में उपस्थित होता है। तो ये आप ध्यान दीजिए इसमें कितने कसाब उपस्थित होते हैं, दो कसाब उपस्थित होते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर दो कसाब उपस्थित है। एक कसाब है वो तो शरीर की लंबाई के अनुरूप उपस्थित होता है, जबकि दूसरा कसाब होता है जो कि इसके अंदर जो बीच की खांच है उस खांच में उपस्थित होता है, तो ये अनुप्रस्थ रूप से उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कसाब होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। दोनों कसाब होंगे वह आपको ध्यान रखना है, उसमें से एक शरीर के लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से उपस्थित होता है। और ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इसके सदस्य होते हैं जैसे गोनियोलेक्स है, इसके सदस्य होते हैं जैसे कि गोनियोलेक्स है, गोनियोलेक्स इत्यादि होते हैं। इनके द्वारा, इनके सदस्य गोनियोलेक्स के द्वारा आप ध्यान दीजिए अत्यधिक मात्रा में ये गोनियोलेक्स होगा तो वह तिरुवृद्धि करके और पूरी समुद्र की सतह पर इसमें तिरुवृद्धि होती है, यानी तिरुवृद्धि होती है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, इनके सदस्य जैसे गोनियोलेक्स में अत्यधिक विस्फोट होता है, यानी तीव्र मात्रा में अधिक संख्या में इनकी वृद्धि होती है, तिरुवृद्धि होती है, अर्थात इसमें क्या होगा, अत्यधिक विस्फोट होता है, जिसके कारण समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आप ध्यान दीजिए समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं, लाल तरंगे कहते हैं। लाल दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाल तरंगे या रेड टाइड कहते हैं। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, रेड टाइड किसे कहते हैं, किसके कारण से होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि गोनियोलेक्स इत्यादि जो होते हैं वे उनका अत्यधिक मात्रा में विस्फोट होता है, जिसके कारण से समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, जिसे हम लाल तरंगे या रेड टाइड कहते हैं। ये लाल तरंगे या रेड टाइड्स होते हैं वह आपको ध्यान रखना है जल प्रस्फुटन का कारण होता है। तो ये किसका कारण होगा, यानी इसके कारण से जल प्रस्फुटन होता है। तो ये एक जल प्रस्फुटन का कारण हो सकता है। तो जल प्रस्फुटन होता है वह साइनोबैक्टीरिया के द्वारा भी होता है और कुछ शैवाल के द्वारा भी होता है। और आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा के सदस्य जैसे डायनोफ्लेजिलेट्स होता है उनके सदस्यों के द्वारा भी क्या होता है, जल प्रस्फुटन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये अत्यधिक मात्रा में बढ़े हुए गोनियोलेक्स होते हैं, ये जल में विषैले पदार्थों का स्त्रावन करते हैं। जल में कैसे पदार्थों का स्त्रावन करते हैं, जल में विषैले पदार्थों का स्त्रावन करते हैं।
जल में विषैले पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, जिसके कारण से मछलियां एवं जलीय जीव मर जाते हैं। जिसके कारण से मछलियां एवं जलीय जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जलीय जीवों के लिए ये हानिकारक होते हैं, जिसके कारण से मछलियां एवं जलीय जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। गोनियोलैक्स होता है, ये विषैले पदार्थों का जल में स्त्रावण करते हैं, जिससे मछलियां एवं अन्य जीवों जलीय जीव होते हैं उनके लिए ये हानिकारक होता है। और इन मछलियां जो कि इस गोनियोलैक्स इत्यादि जैसे जहरीले प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, इनके विषाक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, और यदि इन मछलियों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है तो मनुष्य में लकवा रोग इनके कारण से भी हो सकता है। तो मनुष्य में लकवा रोग का कारण भी इस प्रकार की मछलियों का सेवन करने से एक प्रकार का कारण हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए, तो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है उसके अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है, वह स्टोन प्रोटीन रहित होता है। तो इसके अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, वह क्रोमेटिन पदार्थ स्टोन प्रोटीन रहित होता है। क्रोमेटिन पदार्थ कैसा होता है, ध्यान दीजिए, स्टोन प्रोटीन रहित होता है। स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी जब आपको कोशिका पढ़ाई जाएगी। तो इसमें क्रोमेटिन पदार्थ होगा, इसके अंदर स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, और क्रोमेटिन पदार्थ में स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होने के कारण से इसे हम मीजोकैरियोट्स कहते हैं। देखो हमने दो तो पढ़ ही लिए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इसे हम अन्य नाम क्या दे सकते हैं, तो प्रोकैरियोट्स ही, और इसको हम मीजोकैरियोट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोन प्रोटीन रहित क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त आपको देखना है क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, इसके सिर्फ क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है, और आपको देखना है फ्यूकोजेंथिन भी उपस्थित होता है। इसके कारण से भूरे रंग के दिखाई देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। और आप ध्यान दीजिए, तो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो सदस्य होते हैं जैसे कि गोनियोलैक्स है, यहाँ आपको ध्यान रखना है इसके कुछ अन्य सदस्य है, इनके द्वारा मनुष्य में लकवा रोग भी होता है। तो ये सारे गुण हैं वो किसके आपको ध्यान रखना है, तो आप ध्यान दीजिए ये सभी गुण हैं वह आपको ध्यान रखना है किसके हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स के हैं। तो ये और आप ध्यान दीजिए, डायनोफ्लैजिलेट्स होता है उसके अंदर संचित भोजन होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। तथा आप ध्यान दीजिए, तो डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ सदस्य होते हैं जैसे कि गोनियोलैक्स वगैरह होते हैं, इनमें जैव संदीप्ति पाई जाती है, यानी रात्रि के समय ये चमक उत्पन्न करते हैं। यह चमक के कारण से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, इस कारण से इसे समुद्र का भूत भी कहा जाता है, या इसे नाइट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो गोनियोलैक्स को हम किस नाम से जाना जाता है, समुद्री भूत या नाइट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से दूसरा वर्ग हमारा कंप्लीट होता है, और वह कौन सा है, डायनोफ्लैजिलेट्स। अगली नेक्स्ट क्लास में हम 3 वर्ग और पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूग्लिनोड्स, उसके बाद अपंकवक, और उसके बाद में प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।